हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड LT 2024 की टीचिंग एप्टीट्यूड की एक सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है रोल एंड एम ऑफ प्रिंसिपल इन एजुकेशन, यानी प्रधानाचार्य तथा उसके कार्य उद्देश्य। और साथ में अब मैं आपके लिए हर क्लास में 4-5 MCQ का कलेक्शन लेके आऊंगा, जो कि आपको जो है प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो ये भी आइडिया मिलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये नया इंक्लूजन आपके लिए हर क्लास में होने वाला है आज के बाद। आज ये क्लास होने वाली है फोर्थ यूनिट फिफ्थ की। तो आपने यूनिट फिफ्थ की 3 क्लासें पहले देख ली होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं तीनों। उन 3 क्लास में से एक क्वेश्चंस का आना लगभग लगभग तय है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को दिमाग में रखते हुए उसका आंसर देना है। अब देखिए, आप सब लोग जानते होंगे प्रिंसिपल क्या होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स को भी समझिएगा, क्योंकि प्रश्नों में टेक्निकल वर्ड्स का समाहार ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको पढ़िए आगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेम तरीके से रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एम ऑफ द टीचर। तो दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अब इसकी मैं सारी चीजें मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ। वहाँ जो आपके सिलेबस में है वो है प्रिंसिपल का रोल, फिर उसमें सारी चीजें दे रखी हैं कि स्कूल में रोल, HRD में रोल, ये सारी चीजें मैं यहाँ कवर एक साथ कर रहा हूँ। ऐसे ही टीचर के भी एक साथ सारे रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज और सारी चीजों को कवर किया जाएगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फॉर एनी सजेशन आई ऑलवेज वेलकम यू ऑल। आपका अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में सजेशन भी लिख सकते हैं। अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए। और साथ में मेरी पर्सनल सजेशन है आपको कि देखिए, जो आपका साइकोलॉजी है वो केवल 30 नंबर का है, सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का और 20 नंबर का GK GS है। तो आप इस 50 नंबर पे भी फोकस रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि सब्जेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी को इधर उधर से पढ़ने लग जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं, और साइकोलॉजी में इतना डूब जाएंगे कि ये 50 नंबर तैयार नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं तो साइकोलॉजी की वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं, आप साइकोलॉजी ही पढ़िए, लेकिन ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी आप कहीं से भी कितने भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप जो है 25 से ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम इसमें। तो आपका फोकस इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। कभी कभी सब्जेक्ट में क्या होता है कि 50 में से आप 45+ भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप जो है, इस सब्जेक्ट को आप जो है पिछले 12 साल आपने पहले पढ़ा होगा 12th तक, फिर आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा होगा। तो अब आप दोबारा से सारी चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे ज्यादा अच्छी कमांड बनेगी। साइकोलॉजी भी आप पढ़ते रहिए। एक एक टॉपिक इसीलिए मैं आपके लिए लेके आता हूँ कि ताकि आप एक टॉपिक साइकोलॉजी का प्रिपेयर करें तो 2 टॉपिक अपने सब्जेक्ट का प्रिपेयर करें, क्योंकि साइकोलॉजी धीरे धीरे ही पढ़ी जाती है। अगर आप 4-5 टॉपिक एक दिन पढ़ोगे तो अपने आप कंफ्यूज हो जाओगे, और लास्ट में आपको रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर साइकोलॉजी का एक टॉपिक आप एक दिन करते हो तो इसके वर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे। बाकी आपका अपना तरीका है प्रिपरेशन करने का, ये जस्ट मेरी एक एडवाइस थी। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो पहला है, देखिए कि प्रिंसिपल होता क्या है। स्कूल प्रिंसिपल छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों और सामुदायिक भागीदारियों सहित पूरे स्कूल समुदाय का नेतृत्व करता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आप प्रधानाचार्य को केवल स्कूल का नेतृत्व करने वाला मत समझिएगा। यही चीजें आपको वहां क्वेश्चंस में गलत आंसर पे टिक करवाएंगी। तो स्कूल प्रिंसिपल जो होता है वो छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों, सामुदायिक भागीदारों सहित पूरे स्कूल समुदाय का नेतृत्व करता है। पूरे विद्यालय में जितने भी जो है आपके पास क्या आते हैं, पूरे विद्यालय में जितनी भी चीजें हैं उन सब का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानाचार्य करता है। मैंने आपको विद्यालय का एक ढांचा बताया था उत्तराखंड में। तो सबसे ऊपर विद्यालय के ढांचे में स्कूल लेवल पे कौन था? आपका प्रधानाचार्य। फिर उसके बाद अन्य टीचर वगैरह या सीनियर टीचर, फिर उस तरह से था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, विद्यालय का जो नेतृत्व करता है हर मामले में, चाहे वो सामुदायिक मामले में हो, चाहे वो छात्रों के मामले में हो, चाहे वो शिक्षकों के मामले में हो, चाहे कर्मचारियों के मामले में हो, चाहे वो अभिभावकों के मामले में हो,
वो कौन करता है? प्रधानाचार्य। और अब यहाँ से जो प्रधानाचार्य से प्रश्न बनेंगे वो नेतृत्व के गुण वाले बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि नेतृत्व के गुण आपको पता होने चाहिए। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानाचार्य के क्या क्या गुण या सिद्धांत होते हैं जिन पर प्रधानाचार्य कार्य करते हैं। देखिए आगे क्या है। वे स्कूल और जिला नेतृत्व के बीच संपर्क है। देखिए ये आपके पास जो स्कूल लेवल होता है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं, इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। नेतृत्व का जिला नेतृत्व और स्कूल के बीच का जो है ब्रिज है। स्कूल के प्रधानाचार्य छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से संबंधित सभी कार्यों के प्रशासन का प्रबंधन करता है। देखिए ऐसे आप जानते हैं स्कूल में ये होता है वो होता है, लेकिन ये सारी चीजें प्रधानाचार्य से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप टेक्निकल वर्ड्स पे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, स्कूल के प्रधानाचार्य छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से संबंधित सभी कार्यों के प्रशासन का प्रबंध करता है। जितने भी कार्य जो रिलेटेड होते हैं उनका प्रबंध करता है और उनका हेड होता है, उनका नेतृत्व करता है कौन? प्रधानाचार्य। अब बात करते हैं आगे कि प्रधानाचार्य की कुछ डेफिनेशंस दी हैं। देखिए पिछली बार एलटी के पेपर को आप उठाइए, उसमें 4-5 परिभाषाएं पूछ दी थी डायरेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा परिभाषाएं भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो पी सी रैन के अनुसार अभी जब हम फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, जब मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो किसी ने नहीं आपको बताई होंगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप ट्रस्ट रखना पड़ता है आपको, भले आप किसी पे भी ट्रस्ट रखें, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। पीसी रैन के अनुसार क्या है कि जो घड़ी का मुख्य स्प्रिंग, मशीन का मुख्य पहिया और भाप के जहाज का इंजन होता है, उसी प्रकार स्कूल के लिए हेडमास्टर होता है। ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? पीसी रैन ने दी है। क्या दी है? जो घड़ी का मुख्य स्प्रिंग, मशीन का मुख्य पहिया, भाप के जहाज का इंजन होता है, उसी प्रकार स्कूल के लिए हेडमास्टर होता है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब आपको परिभाषाएं याद करनी होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरी परिभाषा याद रखें। देखिए परिभाषा में जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है ना उसको, और जिसने परिभाषा दी है उसके नाम से याद रखिए। जैसे क्या होता है कि परिभाषाएं एग्जैक्टली पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ है घड़ी का मुख्य स्प्रिंग। अब यहाँ याद रखा मुख्य स्प्रिंग मशीन और पहिया से जिसने जो है हेडमास्टर की तुलना की है वो पीसी रैन है। अगर इसको रटने जाओगे तो कभी नहीं होगा। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि अगर हेडमास्टर से रिलेटेड कोई परिभाषा है या प्रधानाचार्य से रिलेटेड परिभाषा है और उसमें स्प्रिंग मशीन और पहिए की बात हो रही है तो सीधे सीधे पीसी रैन की है। अब बात करते हैं एसटीओ जसवंत सिंह का विचार है कि हेडमास्टर या स्कूल का प्रिंसिपल शिक्षा प्रणाली की धुरी होते हैं। उसके प्रभाववश शिक्षा नेता होने की योग्यता, निपुणता पर ही स्कूल की सफलता निर्भर है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि जसवंत सिंह ने कहा था कि प्रिंसिपल जो है वो शिक्षा प्रणाली की धुरी है। बस इतना याद रखना, इससे आपको ध्यान रहेगा। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड, जिसे आप क्या कहते हैं, कैब, इसने क्या कहा? कोई भी शिक्षा सुधार स्कीम तब तक आवश्यक परिणाम नहीं दे सकती जब तक उसको दूरदर्शिता और निपुणता से लागू नहीं किया जाता। ये किसकी परिभाषा है? केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड की है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकती। तो ये थी प्रिंसिपल की 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रधानाचार्य के कर्तव्यों की। तो प्रधानाचार्य के मुख्य रूप से 10 कर्तव्य होते हैं। देखिए इसके अलावा आप कुछ भी जोड़ लीजिए वो आपके बढ़ते रहेंगे। और ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि आपको प्रधानाचार्य के कितने कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछेगा। पहला होता है, देखिए प्रधानाचार्य के प्रशासन संबंधी कर्तव्य। प्रधानाचार्य को क्या करना है? जो प्रशासन संबंधी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के अंदर जो भी कार्य आएंगे वो करेगा। विद्यालय के कार्यालय संबंधी कर्तव्य ये करने हैं। प्रधानाचार्य के शिक्षा संबंधी कर्तव्य है। फिर है देखिए प्रधानाचार्य के निरीक्षण संबंधी कर्तव्य। फिर है अभिभावकों और समाज के प्रति कर्तव्य। ध्यान रखिएगा प्रधानाचार्य, मैंने पहले ही कहा कि सबका नेतृत्व करता है, इसलिए उसको अभिभावक और समाज के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं।
इनको हम डिटेल से थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसके अंतर्गत क्या चीजें आएंगी। सहगामी क्रियाएं तथा खेलकूद के प्रति, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, को करिकुलर एक्टिविटी और गेम्स, इसके प्रति उसका कर्तव्य होता है। प्रधानाचार्य के मूल्यांकन संबंधी कर्तव्य, मूल्यांकन संबंधी कर्तव्य इंपॉर्टेंट। फिर से नियोजन संबंधी कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। संगठन और प्रशासन के संबंध में कार्य और अनुशासन में या अनुशासन संबंधी कर्तव्य, ये प्रधानाचार्य के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जिनको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से बाद में जानने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन। इन्हीं के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये नियोजन संबंधी कर्तव्य, आठवां जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल से जरूर पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहला देखिए, प्रशासन संबंधी कार्य। जो प्रशासन संबंधी कार्य है, प्रधानाचार्य को अपने व्यवसाय से संबंधित नियम और कानून का ठोस होना चाहिए। उसे विद्यालय का प्रबंध सही ढंग से करने के लिए प्रसाद भी कार्य करने होते हैं। देखिए क्या है कि प्रधानाचार्य को हमेशा अपने व्यवसाय से संबंधित नियम और कानूनों का ठोस होना चाहिए। जिस विद्यालय में वो कार्य कर रहा है, उस विद्यालय के और उस विभाग के नियम और कानूनों का ठोस होना चाहिए, तभी जाके वो अच्छे कार्य कर सकता है, अपने प्रशासन से दूसरे को इम्प्रेसिव कर सकता है। उसे शिक्षा संहिता, शिक्षा विभाग के नियम आज्ञाओं और अनुदेशकों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि स्कूल समय पर लगे और छुट्टी के समय का भी ध्यान रखा जाए। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें कि स्कूल का समय आने और जाने का निर्धारित होना चाहिए, और उससे विद्यालय परिवार परिचित हो, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रधानाचार्य की। और साथ में देखिए, शिक्षा संहिता शिक्षा विभाग के नियम आज्ञा हो, यानी वह शिक्षा विभाग के नियमों की आज्ञा करता हो और उनका क्या करता हो? पालन करता हो। तो शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए प्रधानाचार्य। विद्यालय में अनुशासन बना रहे और वर्ण व्यवस्था ठीक से चले, इसके लिए मुख्य अध्यापक को प्रशासकीय नियमों का जानने के साथ साथ अपने विद्यालय में उन नियमों का पालन करना और वह करवाना आवश्यक होता है। देखिए सबसे पहले जब भी वह प्रधानाचार्य से रिलेटेड प्रश्न देंगे, प्रश्नों का जवाब देंगे, तो हर रूल जो है अपने लिए भी एप्लीकेबल होता है, इसका ध्यान रखेंगे। हर एक प्रधानाचार्य को भी, चाहे वो विभाग के नियम है चाहे स्कूल के नियम है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसे तार्किक प्रश्न पूछता है तो उसमें इस चीज का ध्यान दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। आप विद्यालय में अनुशासन बना रहे, वर्ण व्यवस्था ठीक से चले, इसके लिए जो है प्रशासकीय नियमों को जानने और साथ में जो है विद्यालय में उन नियमों का पालन करने या करवाना आवश्यक होता है। प्रशासकीय नियम जो भी विद्यालय परिवार के लिए बने होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको खुद भी पालन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कि विद्यालय के कार्यालय संबंधी कर्तव्य। अब प्रधानाचार्य के कार्यालय संबंधी कर्तव्य क्या है? प्रधानाचार्य के कर्तव्य में विद्यालय के कार्यालय संबंधी कर्तव्यों का विशेष महत्व है, जिनमें दफ्तर के कार्यों का एक संगठन करना, उनकी देखभाल करना भी प्रधानाचार्य के कर्तव्य में से एक है। कई तरह के रजिस्टरों के रख रखाव का ध्यान रखना होता है, ये ध्यान रखेगा। हर चीज का जो है आपको लेखा जोखा तैयार करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसमें लिपिक वर्ग की सहायता ली जाती है। आजकल कंप्यूटर युग है तो अधिकतर काम कंप्यूटर से किए जाते हैं और सारा डाटा उसमें फीड रहता है, परंतु फिर भी रजिस्टर बनाए जाते हैं। अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ बना दी गई है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में हर चीज चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन उसका ऑफलाइन डाटा भी तैयार करना होता है एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को। इस कर्तव्य को मुख्य अध्यापक बहुत जिम्मेदारी से निभाता है, क्योंकि उन्हें शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, प्रबंधन समिति के सदस्यों और अभिभावकों को समय समय पर सूचित करना होता है और अवगत कराना होता है। साथ ही इन लोगों को सवाल और जांचों को पूरा करना होता है। ये ध्यान रखिएगा, कागजी कार्रवाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए कहा गया कि कार्यालय संबंधी कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रधानाचार्य के शिक्षा संबंधी कर्तव्य। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अध्यापन प्रधानाचार्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। प्रत्येक दिन उसके लिए अध्यापन आवश्यक है, उसके लिए प्रधानाचार्य को शिक्षा संबंधी पद्धति से परिचित होना पड़ेगा। विशेष विषयों में दक्षता प्राप्त करना उसका मुख्य कर्तव्य है। इस तरह वह विभिन्न कक्षाओं के स्तर को जान सकेगा, कक्षाओं से अपना संबंध बढ़ा सकेगा, अध्यापकों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकेगा और छात्र छात्राओं की समस्याओं को भी हल कर पाएगा। और सीबीएसई में तो ये है, देखिए कि प्रधानाचार्य कम से कम एक क्लास जरूर ले, कम से कम एक कक्षा जो है दिन की जरूर पढ़ाए। उससे क्या होगा कि वह जो है शैक्षिक संबंधी पाठ्यक्रम आदि से क्या रहेगा?
रिलेटेड रहेगा। तो ये रूल है सीबीएसई में कि कम से कम एक क्लास जरूर लेनी चाहिए प्रधानाचार्य को। और इससे क्या होगा कि वो अध्यापक के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकेगा कि वो खुद भी पढ़ा रहा है तो दूसरे भी अध्यापक पढ़ाएंगे। फिर है देखिए प्रधानाचार्य के निरीक्षण संबंधी कार्य। सहायक शिक्षकों विद्यालय के अन्य कर्मचारियों का कार्यों का निरीक्षण करना ऑब्वियस सी बात है, उसका मुख्य कर्तव्य है। और प्रधानाध्यापक को निरीक्षण कार्य अत्यंत सावधानी से निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तो देखिए अभी एमसीक्यू बन सकता है कि प्रधानाचार्य को निरीक्षण कार्य किस तरह करना चाहिए, तो किस तरह करना चाहिए, सावधानी से और निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अब उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग दे सकता है, तो इससे ऐसे प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जिसमें आपको प्रधानाचार्य की तरह सोचना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगेन मैं कह रहा हूं कि यहाँ से टेक्निकल वर्ड्स का कलेक्शन जरूर कर लीजिएगा, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रधानाचार्य के नियोजन संबंधी कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें मुख्य अध्यापक का पहला कर्तव्य योजना निर्माण ही समझा जाता है। उसे विभिन्न स्तरों और अवसरों पर योजना निर्मित करनी होती है। देखिए क्या है, शिक्षा व शिक्षा क्रम का निर्माण, विद्यालय की गतिविधि का संगठन इंपॉर्टेंट, दफ्तर के कार्य का संगठन, निरीक्षण और पर्यवेक्षण और निर्देशन क्रियाओं का संगठन। निरीक्षण और पर्यवेक्षण, देखिए निरीक्षण का मतलब होता है एवेल्यूशन करना, किसी चीज को देखना। और पर्यवेक्षण का मतलब सुपरविजन करना, उसको बस आपको क्या करना है, उसका आकलन नहीं करना है लेकिन सुपरवाइज करना है कि क्या क्या चल रहा है। उसमें आपको इंटरफियर नहीं करना है लेकिन बाहर से देख के उसकी सारी रूपरेखा तैयार करनी होती है। निर्देशन क्रियाओं का संगठन करना। तो ये जो पांच इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शिक्षा और शिक्षा का क्रम का निर्माण, कि आपका क्लास कैसे होनी चाहिए, कब किसकी क्लास होनी चाहिए, विद्यालय की गतिविधियों का संगठन, विद्यालय में बहुत सारी योजनाएं आजकल चल रही हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो अंदर ही अंदर विभाग में चलती रहती हैं, और कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं गतिविधि बेस्ड होते हैं, उनको विद्यालय में लागू होना चाहिए, वो होनी चाहिए विद्यालय में। दफ्तर के कार्यों का संगठन आपको पता ही है, ऑफिशियल वर्क, निरीक्षण पर्यवेक्षण मैंने आपको बता दिया, निर्देशन क्रियाओं का संगठन यानी जितना हो सके मार्गदर्शन देना शिक्षकों और विद्यार्थियों को। प्रधानाचार्य में तीव्र स्मरण शक्ति व निर्णय शक्ति का होना जरूरी है। देखिए तीव्र स्मरण शक्ति और साथ में जो है निर्णय शक्ति का होना जरूरी है, ताकि अच्छे प्रशासन में अपना योगदान दे सके और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का से भी काम ले सके। तो प्रधानाचार्य का एक तो तीव्र स्मरण गुण होना चाहिए और साथ में जो है निर्णय शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसी टाइम उसके अगेंस्ट क्या निर्णय लेना है उसकी जो है तैयारी होनी चाहिए प्रधानाचार्य के दिमाग में पहले से। अब प्रधानाचार्य के अनुशासन संबंधी कर्तव्य। अनुशासन किसी भी राष्ट्र समाज और संगठन के लिए आवश्यक है। इसी के माध्यम से व्यक्ति की भावनाओं शक्तियों को नियमबद्ध कर क्षमता और मित्रता लाई जा सकती है और लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसके विपरीत अनुशासनहीनता में संगठन अकुशलता और पतन की ओर चले जाता है। तो ध्यान रखिएगा प्रधानाचार्य का कर्तव्य होता है कि विद्यालय में जो है अनुशासन समिति का निर्माण किया जाए और उस अनुशासन समिति के अनुसार सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए प्रधानाचार्य के कर्तव्य अनुशासन को भी बनाए रखना और साथ में खुद को भी स्वयं भी प्रधानाचार्य को अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो ये थे प्रधानाचार्य के महत्वपूर्ण कार्य। अब कंक्लूजन क्या निकला, देखें कि अधिक व्यापक रूप से अत्यधिक प्रभावी प्रिंसिपल नेतृत्व संबंध निर्माण संगठन संचार और लक्ष्य निर्धारण में कुशल होते हैं। देखिए अधिक व्यापक रूप से हम कहें तो प्रभावी प्रधानाचार्य जो है वो किस किस में स्किल्ड होना चाहिए। देखिए नेतृत्व क्षमता उसके बाद होनी चाहिए, संबंध निर्माण उसके अच्छे होने चाहिए, संगठित करने की क्षमता उसकी होनी चाहिए, संचार और लक्ष्य निर्धारण में कुशल होने चाहिए। तो एक तरह से ये प्रधानाचार्य के गुण हो गए। क्या क्या प्रधानाचार्य के गुण में आएगा, देखिए उसकी नेतृत्व क्षमता अच्छी होनी चाहिए, दूसरा संबंध निर्माण अच्छा होना चाहिए, वह जल्दी से जो है लोगों से संबंध बना देना चाहिए ताकि वह जो है सबसे काम ले सके, संगठित होके काम करना चाहिए, संगठित होना चाहिए या संगठित होकर काम करना, ये महत्वपूर्ण है। फिर संचार व लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट चीज। स्कूल नेतृत्व के आकलन के अनुसार एक प्रिंसिपल की नेतृत्व जिम्मेदारी में, अब देखिए उसकी जिम्मेदारी किस किस फील्ड में हो सकती है, योजना बनाना है उसको, फिर उसका कार्यान्वयन करना है, फिर उसका समर्थन करना है, फिर अगर कुछ दिक्कतें होगी तो उसमें वकालत करना और लास्ट में उसकी निगरानी करना।
तो स्कूल नेतृत्व के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानाचार्य के एक्सपेक्ट में बात करें तो योजना बनाना, कार्यान्वयन करना, समर्थन करना, उसकी वकालत करना और फिर उसकी निगरानी करना। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके सबसे पहले प्रधानाचार्य के जो गुण होंगे उसमें क्या आएगा कि उसकी नेतृत्व क्षमता अच्छी होनी चाहिए, संबंध निर्माण उसका अच्छा होना चाहिए, संगठित होकर कार्य करना चाहिए और संचार और लक्ष्यों का निर्धारण करने में दक्ष होना चाहिए। दक्ष का मतलब होता है अच्छा, या उसमें जो है परफेक्ट परफेक्ट होना चाहिए। फिर स्कूल नेतृत्व के आकलन के लिए अब उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी। तो स्कूल नेतृत्व में उसको योजना बनानी है, उस योजना का कार्यान्वयन करना है, फिर समर्थन करना है, वकालत करनी है और फिर उसकी निगरानी भी करनी है। तो ये था प्रधानाचार्य का कंक्लूजन। देखिए मैंने आपको शॉर्ट में सारी चीजें, जो जो टेक्निकल चीजें हैं वो समझाने की कोशिश की है। बाकी आप हर एक प्रिंसिपल बन सकते हैं कि अपने आप को बस हमेशा सुपीरियर लेके नहीं चलना है। प्रधानाचार्य का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये सारी टेक्निकल वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं और तब जाके आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस का। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं कि आज के 4-5 एमसीक्यू आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। मेंबर्स, मास्टर, मिनिस्टर और मिस्ट्रेट। आपको ये बताना है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है वह किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द हुआ है उसकी उत्पत्ति आपको बतानी है कि कहाँ से हुई है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए जो आपके ऑप्शन है, मेंबर्स नहीं, मास्टर्स नहीं, मिस्ट्रेट नहीं, आप इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है मिनिस्टर से। तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है, मिनिस्टर से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। बी सीयर्स ने जो है शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को कितने आवश्यक तत्व बताए हैं। बी सीयर्स ने शिक्षा के प्रशासनिक प्रक्रिया के कितने आवश्यक तत्व बताए हैं आपको बताना है। 5, 8, 4 या 10। तो बी सीयर्स ने बताए थे आपके पास 5। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह कथन किसका है। देखिए ये कथन शिक्षा प्रशासन में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए मैं आपके लिए इसको लेके आया हूँ। शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके प्रशिक्षण से सर्वोत्तम प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये भी देखिए परिभाषा है। तो इसमें आप याद रखने के लिए मैं आपको बताऊं इसकी ट्रिक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई उपयुक्त बालक, उपयुक्त शिक्षक और उपयुक्त संसाधन की या समुचित संसाधन की बात करें, समुचित शिक्षा, उचित साधन या आर्थिक संसाधन जिसको बोलते हैं, इनकी बात करें अपनी परिभाषा में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो परिभाषा है वो इनमें से किसकी है। कैम्बल, वेलफोर ग्राहा, डॉक्टर सांगू, डॉक्टर नयाल। तो वो जो परिभाषा आपकी वो ग्राहा की है। वेलफोर ग्राहा ने ये परिभाषा दी थी। तो उपयुक्त बालक, उपयुक्त शिक्षा की बस इतना भी ध्यान रहेगा तब भी आपका काम बन जाएगा। वेलफोर ग्राहा ने दी है। अगला प्रश्न आपके लिए है। देखिए क्या है, शिक्षा प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 4, 3 या 1। ये आपको बताना है इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि शिक्षा प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप इसका आंसर बताइए और फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगा इस यूनिट की 5th क्लास जो होगी टीचर से रिलेटेड, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है होगी, क्योंकि आप प्रिंसिपल तो बनने नहीं जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। तो टीचर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको उसमें पता लगेंगी उस क्लास के अंदर कि कैसे कैसे करके आपको टीचर्स की कंडीशंस या टीचर्स के सामने आने वाली डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस का सामना करना है। चलिए ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए, गुड लक।